नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात। महिलाओं के लिए शुरू किया नया अभियान। सोशल मीडिया के बिग बॉस बने पीएम मोदी, फॉलोअर्स में बना ग्लोबल रिकॉर्ड। ईसी का बड़ा फैसला, ईवीएम पर छपेगी रंगीन फोटो। बिहार चुनाव से होगी शुरुआत। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 2 महिला नक्सली ढेर। और एशिया कप पर नया बवाल, पीसीबी फिर भड़का। मैच रेफरी एंडी प्रायक्रॉफ्ट पर विवाद। और अब खबरें विस्तार से। कनाडा से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। खालिस्तानी आतंकवादी समूह एसएफजे ने वैंकूवर में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को घेरने की धमकी दी है। इनके पोस्टर में नए उच्चायुक्त दिनेश पटनायक को गन के निशाने पर दिखाया गया है। एसएफजे ने भारतीय और कनाडाई नागरिकों से 18 सितंबर को दूतावास आने से पूरी तरह से परहेज करने को कहा है। इस धमकी के पीछे 2 साल पहले की घटना भी बताई जा रही है, जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच का जिक्र किया था। कनाडाई आंतरिक रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल एसवाईएफ जैसे चरमपंथी समूह कनाडा में सक्रिय हैं और भारत के खिलाफ फंडिंग कर रहे हैं। आरसीएमपी ने भी खतरे को गंभीर मानते हुए गवाह संरक्षण की पेशकश की है। भारत और वैंकूवर स्थित दूतावास की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन खतरा गंभीर और चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नीट छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के आरोपी रहीम को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार रहीम गौ तस्करी का सक्रिय आरोपी है और हत्या में शामिल था। वहीं परिवार इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहा है। पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआ चाफी गांव से 15 सितंबर की रात दीपक गुप्ता की हत्या के बाद पुलिस ने लगातार आरोपी रहीम की तलाश की। बुधवार रात गोरखपुर और कुशीनगर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में रहीम को एनकाउंटर में पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट किया गया। पुलिस के अनुसार रहीम, छोटू और राजू ने पुलिस पर फायरिंग की थी। घटना की रात ग्रामीणों ने गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश की थी। दीपक भी घटनास्थल पर गया था, लेकिन तस्करों ने उसे पकड़कर डीसीएम गाड़ी में बिठाया और सरैया गांव के पास फेंक दिया। पुलिस के अनुसार सिर में चोट लगने से उसकी मौत हुई है, जबकि परिवार का दावा है कि उसे गोली मारी गई थी। एनकाउंटर के बाद विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। वहीं दीपक के चाचा ने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा है कि हफ्ते भर में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो इलाके में बड़ा प्रदर्शन होगा। पुलिस ने अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 8 अभी भी फरार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे के बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। प्रणीति ने पीएम के जन्मदिन को लोकतंत्र के लिए काला दिन करार देते हुए कहा है कि देश अघोषित आपातकाल और वोट चोरी का सामना कर रहा है। बीजेपी और शिवसेना ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा है कि 2014 से पहले कांग्रेस के शासन के दिन ही असली काले दिन थे और आज भारत विकास के नए दौर में है। मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ ये बयानबाजी का संग्राम अब महाराष्ट्र की राजनीति को और गर्मा रहा है। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने प्रणीति शिंदे पर पलटवार करते हुए कहा है कि पप्पू गैंग की प्रणीति शिंदे ने अल्प बुद्धि का परिचय दिया है। मुंह में सोने का चम्मच लेकर जन्मे पप्पू गैंग की प्रणीति शिंदे ने फिर से अपने अल्प बुद्धि का परिचय करवाया है। पप्पू गैंग के हिसाब से आज का दिन काला दिन है। हाँ, ये उनके लिए बिल्कुल काला दिन हो सकता है, क्योंकि उन बेचारों की हालत ही कुछ ऐसी है। अरे घराने शाही का ताज उतारा और मोदी जी है अब भारत का सितारा। पूरे भारत के लिए मोदी जी का जन्म दिवस ये सुवर्णहरा समय है, सुवर्ण दिन है। 500 साल के वनवास से राम को मुक्त कराने वाले, अंत्योदय का ध्यास रखने वाले, 370 हटाकर भारत को एक संघ करने वाले, दुश्मन के घर में घुसकर उनको सबक सिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी तो है। पप्पू गैंग को ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि ना ही उनमें उतनी समझ है और ना ही उनकी ये नियत है। अकल की नहीं बजती घंटी और बनना है पप्पू को प्रधानमंत्री। सुधर जाओ भाई, अभी भी सुधर जाओ। धन्यवाद।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देश और विदेश से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी को अवतार पुरुष बताया और कहा है कि ईश्वर ने उन्हें भारत का नेतृत्व करने के लिए भेजा है ताकि हमारी मातृभूमि विश्व की महान राष्ट्र बन सके। भाजपा ने इस अवसर पर 2 हफ्ते का सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस दौरान देश भर में नमो युवा रत्न, रक्तदान शिविर और पीएम मोदी पर आधारित शॉर्ट फिल्में दिखाई जाएंगी। देश के 145 करोड़ नागरिकों के लिए आज का दिन उत्सव और सम्मान का प्रतीक है। Today is a festive day for 1.45 billion Indians. It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heartiest felicitations to Prime Minister Modi ji. It is not a coincidence that Modi ji's Amrit Mahotsav is coming in Bharat's Amrit Kal. It is my deepest wish that Modi ji should continue to serve India when independent India turns 100. Jivit Sharda Shatam Param Ardarniya Narendra Bhai. God Almighty Himself has sent Modi ji as an Avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. I have never seen a leader who worked so tirelessly for a better future for India and Indians. He first transformed Gujarat into an economic powerhouse. Now he is transforming the whole of India into a global superpower. I join all my 145 crore fellow Indians in wishing our Prime Minister a happy birthday. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के धार जिले पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार के सशक्तिकरण के लिए स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। मोदी ने ग्राम भैंसोला में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया, जो 2158 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा और प्रदेश के कपास उत्पादकों को सीधे लाभ पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ अपने दृढ़ रुख का भी जिक्र किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर की हालिया वीडियो घटना का हवाला देते हुए कहा कि ये नया भारत किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। मोदी ने धार को पराक्रम की धरती बताते हुए महाराजा भोज और महर्षि दधीची की विरासत का स्मरण कराया और कहा कि देश अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि भारतीय सेना ने हैदराबाद को अत्याचारों से मुक्त कराकर भारत के गौरव को पुनः स्थापित किया है और अब इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर देश भर में सेवा दिवस के रूप में उत्सव का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान जैसे कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सिर्फ राजनीति ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी सुपरस्टार हैं। फेसबुक पर 51 मिलियन, एक्स यानी कि ट्विटर पर 109 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 97.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। यूट्यूब पर भी उनके 29 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। युवाओं से सीधे जुड़ने और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करने की उनकी आदत ने उन्हें सोशल मीडिया का बिग बॉस बना दिया है। फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक हर उम्र के लोग उनके डिजिटल अपडेट्स का इंतजार करते हैं। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा दूसरे दिन जब बख्तियारपुर पहुंची तो समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मंच पर राजद नेता अनिरुद्ध यादव ने तेजस्वी को सोने का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। वहीं सभा स्थल पर एक समर्थक आरजेडी के हरे रंग के कपड़े पहनकर वहां पहुंचे तो माहौल में जोश भर गया। तेजस्वी के आने से पहले बख्तियारपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और भीड़ जुटाने के लिए डांसर्स भी बुलाई गई। अथमल गोला पहुंचने पर जेसीबी से फूल बरसाकर तेजस्वी का स्वागत किया गया। बाढ़ के गुलाब बाग में उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया गया। तेजस्वी यादव की ये यात्रा मोकामा होते हुए बेगूसराय तक जाएगी, जहां वे चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और आरजेडी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। पटना में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने मौजूदा सरकार पर सीधे हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, थानों और ब्लॉकों में घूसखोरी बढ़ गई है और अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग अब अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस कमांडो और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस एनकाउंटर को सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एटापल्ली तालुका के जाम्बिया जंगल में खुफिया इनपुट के आधार पर C60 कमांडो और सीआरपीएफ की 191वीं बटालियन ने इलाके की घेराबंदी की। इसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली मारी गईं। मौके से AK-47 राइफल, पिस्तौल, बड़ी मात्रा में गोला बारूद और माओवादी साहित्य बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि यह ऑपरेशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्य साई कार्तिक के नेतृत्व में चलाया गया था। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आहेरी पुलिस ने पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। C60 की 5 यूनिट को मौके पर तैनात किया गया है और सुरक्षा बल लगातार इलाके की निगरानी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर है। पेरमान इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार टिप्पर लॉरी ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार लॉरी के नीचे कुचल गई और उसमें सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सभी मृतक नेल्लोर शहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो परिजनों से मिलने कडप्पा जा रहे थे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस दुखद हादसे पर गहरा शोक जताया है और अधिकारियों को पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने भी संवेदना प्रकट करते हुए प्रशासन से सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की है। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को और आसान व पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब ईवीएम पर उम्मीदवारों की ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि रंगीन तस्वीरें छपेंगी। साथ ही उम्मीदवारों का सीरियल नंबर भी मोटे और बड़े अक्षरों में साफ दिखाई देगा। आयोग ने ये बदलाव चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत किए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक उम्मीदवार की तस्वीर अब फोटो के 3/4 हिस्से में होगी, ताकि चेहरा और स्पष्ट दिख सके। सभी नाम एक समान फॉन्ट में बड़े आकार में लिखे जाएंगे। ईवीएम मतपत्र 70 GSM कागज पर प्रिंट होंगे और विधानसभा चुनावों में इसके लिए गुलाबी रंग के कागज का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि इन बदलावों से मतदाताओं को उम्मीदवारों को पहचानने में आसानी होगी और भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी। ये नई व्यवस्था सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव से लागू होगी और इसके बाद देश के बाकी चुनावों में भी इसे इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग ने इसे अपनी 28 सुधारात्मक पहलों में शामिल किया है, ताकि मतदाता अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके। एशिया कप 2025 में एक बार फिर विवाद का नया पन्ना खुल गया है। पाकिस्तान और यूएई के बीच आज होने वाले अहम मुकाबले से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी
पाइक्राफ्ट पर सवाल उठाते हुए उन्हें हटाने की मांग कर दी है। पीसीबी का आरोप है कि भारत पाकिस्तान मैच में पाइक्राफ्ट ने पक्षपात किया था और कप्तानों को टॉस के वक्त हाथ मिलाने से मना कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी के पास रिची रिचर्डसन जैसे विकल्प मौजूद हैं जो इस वक्त दुबई में ही हैं, लेकिन फैसला पूरी तरह से अब आईसीसी के पाले में है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आईसीसी ने पाइक्राफ्ट को ही बरकरार रखा तो क्या पाकिस्तान अपनी धमकी के मुताबिक मैच का बायकॉट करेगा? सभी की निगाहें अब आज के मुकाबले से पहले आईसीसी के फैसले पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के वामन मंदिर में खंडित विष्णु मूर्ति बदलने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कहा है कि मूर्ति जिस स्थिति में है उसी में बनी रहेगी। कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि अगर भक्तों को पूजा करनी है तो वे अन्य मंदिरों में जा सकते हैं। हरियाणा निवासी और याचिकाकर्ता राकेश दलाल ने इस फैसले पर निराशा जताई है। उनका कहना है कि ये मूर्ति मुगलों के आक्रमण के दौरान खंडित हुई थी और अब भी उसी हालत में है। राकेश दलाल ने मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग की थी। दलाल ने इस मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था और गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन भी सौंपा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार होने के बावजूद खंडित मूर्ति की बहाली नहीं होना बेहद दुखद है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद खजुराहो के वामन मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति जस की तस बनी रहेगी और याचिकाकर्ता की ये लड़ाई यहीं खत्म होती दिख रही है। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।